हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंटर ऑफ बाउंसी के बारे में, यानी कि हमारा जो उत्प्लावक केंद्र है वो क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो हमारे इस ऑब्जेक्ट पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक तो उस वस्तु का द्रव्यमान है, उसकी वजह से लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक हमारा जो लिक्विड है उसकी वजह से एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं। तो ये उत्प्लावक बल उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर जिस पॉइंट पर लगेगा, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावक केंद्र बोलते हैं। अब दोस्तों, हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो उस लिक्विड के ऊपर तैर रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो उत्प्लावक केंद्र है वो क्या होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर mg है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, परंतु जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, यानी कि हमारा जो उत्प्लावक बल लग रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा। हमारा जो ऑब्जेक्ट का जितना पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, हम सिर्फ उतना ही हिस्सा कंसीडर करेंगे, किसके लिए, उत्प्लावक बल के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से हम एक बात समझ रहे हैं कि जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो हमारे उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हटाया गया जो द्रव है, उस द्रव का जो गुरुत्वीय केंद्र है, वही हमारा क्या होगा, उत्प्लावक केंद्र होगा। तो इसे अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा कि किसी भी वस्तु को जब किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के द्वारा जो विस्थापित द्रव है, तो उस द्रव का जो गुरुत्व केंद्र है, वही हमारा उत्प्लावक केंद्र है। अब कुछ एग्जाम्पल देकर मैं इसको और समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, यहाँ हमारे पास में 2 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो लिक्विड के ऊपर बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, किसी भी तरह का रोटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। जबकि हमारी जो सेकंड कंडीशन है, इस सेकंड कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो पानी के ऊपर हल्का-हल्का रोटेशन कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो उत्प्लावक केंद्र है, वो कहाँ होगा? ठीक है? तो पहली बात करें हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर होगा, और हमारा जो उत्प्लावक केंद्र है वो भी कहाँ मौजूद होगा, हमारे सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम है वो किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है। परंतु बात करें सेकंड कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ होगा। ठीक है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी यहीं होगा, परंतु हमारा जो उत्प्लावक केंद्र है वो चेंज हो जाएगा। उत्प्लावक केंद्र हमारा जो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाएगा। किस कारण से शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिल रहा है, तो इसके द्वारा जो विस्थापित जो द्रव है वो बार-बार चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारा जो सेंटर ऑफ मास है और हमारा जो उत्प्लावक केंद्र है वो एक-दूसरे से अलग-अलग रहेंगे। हमारा जो गुरुत्वीय केंद्र है और हमारा जो उत्प्लावक केंद्र है वो एक-दूसरे से अलग-अलग रहेंगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब दोस्तों, ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि जब हमारा उत्प्लावक केंद्र गुरुत्व केंद्र से अलग हो जाए, तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, हमारा जो उत्प्लावक बल है वो हमेशा कौन-सी डायरेक्शन में लगता है? आप कहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फ़ोर्स लग रहा है, हमारा जो उत्प्लावक फ़ोर्स लग रहा है, उसकी वजह से हमारा जो गुरुत्व केंद्र है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है? इस टॉर्क की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो जाएगा यहाँ पर। अभी कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड देखेंगे, तो आपकी ये डाउट है वो क्लियर हो जाएँगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई एक एल लंबाई और एक रो बी घनत्व की कोई एक छड़ है। इस छड़ को हम रो डब्ल्यू जो मास डेंसिटी के कोई लिक्विड है उसमें हमने डुबो रखा है। हमारा जो ये सिस्टम है ये साम्यावस्था में बना हुआ है। हमारी जो छड़ है वो किसी एक एक्सिस के अबाउट है, रोटेट करने के लिए स्वतंत्र है। तो हमें ये फाइंड करना है कि क्षैतिज के साथ हमारी जो छड़ है उसके द्वारा जो बनाया गया जो कोण है वो कितना होगा। ठीक है? तो दोस्तों, हमारी जो सिस्टम है वो किस में है? साम्यावस्था की स्थिति में है। तो साम्यावस्था की स्थिति है तो उस कंडीशन में हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वही हमारा क्या होगा? उत्प्लावक केंद्र होगा। ठीक है? तो मान लेते हैं हमारा जो ये रोड दे रखी है उस पर सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? तो हम जानते हैं अगर हमारी जो रोड है उसकी जो टोटल लेंथ अगर L है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा L/2 दूरी पर होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर है। तो इसी पॉइंट के ऊपर एक तो लगेगा हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन कौन-सी होगी? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा हमारा लगेगा उत्प्लावक बल लगेगा, जिसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है? तो यहाँ पर इन दोनों फोर्स की वजह से यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में हमारी जो रोड है वो मूव कर जाएगी। ठीक है? अगर हमारा जो mg है वो ज़्यादा होगा, तो हमारी जो रोड है वो इस डायरेक्शन में रोटेट होगी। ठीक है? इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पर उत्प्लावक बल जो लग रहा है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, तो हमारा जो रोड है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएँगे कि कौन से फ़ोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि रो बी की वैल्यू ज़्यादा है रो डब्ल्यू से, या रो डब्ल्यू की वैल्यू ज़्यादा है रो बी से। ठीक है? तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि हमारी रोड है वो या तो इस डायरेक्शन में आएगी, अगर इस डायरेक्शन में आएगी तो हमारी जो रोड है वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगी? आप कहेंगे 0 डिग्री का कोण बनाएगी।
अगर हमारी एफ बी है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है एम जी से, तो उस कंडीशन में हमारी जो रोड है वो रोटेट होकर इस डायरेक्शन में आएगी, और इस डायरेक्शन में आएगी तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो रोड है वो क्षैतिज के साथ से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो दोनों ही एंगल बनाने की यहाँ संभावना है। तो दोस्तों फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।